न्यूज सच। नमस्कार, मैं मयूरी और आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका देश की खबरों पे। एक नजर डालते हैं आज की मुख्य हेडलाइंस पर। ऑपरेशन सिंदूर के बाद मिला फायदा, आईबी चीफ दफंडेका को 1 साल का एक्सटेंशन। इंडियन नेवी को मिलेगा आज ऐसा जहाज जो दुनिया में नहीं है किसी के पास। पाकिस्तान को 50% डिस्काउंट पर J-35A स्टेल्थ लड़ाकू विमान देगा चीन। अब खबरें विस्तार से। ऑपरेशन सिंदूर के बाद मिला फायदा, आईबी चीफ दफंडेका को 1 साल का एक्सटेंशन। इंटेलिजेंस ब्यूरो के निर्देशक तपन कुमार डेका को मंगलवार को दूसरी बार 1 साल का विस्तार दिया गया। इसके साथ ही डेका घरेलू खुफिया एजेंसी के सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले प्रमुख बन जाएंगे। इसके पहले आईबी प्रमुख का कार्यकाल 2005 में 2 साल तक किया गया था। डेका का आईबी के शीर्षक पर 4था वर्ष ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद आया है। इसे जम्मू कश्मीर के पहलगाम में एक आतंकवादी हमले में 26 नागरिकों की हत्या के प्रतिशोध में सशस्त्र बलों का द्वारा चलाया गया था। इस अभियान के तहत POK और पाकिस्तान के अंदरूनी इलाकों में स्थित 9 आतंकी ठिकानों पर हमला किया गया और अंत में सशस्त्र बलों ने लाहौर में वायु रक्षा प्रणाली और रावलपिंडी में नूर खान एयरबस सहित पाकिस्तान की प्रमुख सैन्य संपत्तियों पर हमला किया। 62 वर्षीय डेका हिमाचल प्रदेश केडर के 1988 बैच के IPS अधिकारी है। मंगलवार को कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने 30 जून 2025 से आगे या अगले आदेश तक जो भी पहले हो 1 साल के लिए सेवा विस्तार को मंजूरी दे दी। यह विस्तार मौलिक नियम 56 के प्रावधानों में ढील देते हुए दिया गया, जो 60 वर्ष की आयु से अधिक सेवा में विस्तार को रोकता है। साथ ही अखिल भारतीय सेवा नियम 1958 के नियम 16 के अनुसार, जो केंद्र को सार्वजनिक हित में निर्दिष्ट उच्च रैंकिंग अधिकारियों की सेवा का विस्तार करने की शक्ति देता है। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। इंडियन नेवी को मिलेगा आज ऐसा जहाज जो दुनिया में नहीं है किसी के पास। इंडियन नेवी को आज एक ऐसा जहाज मिलने जा रहा है जैसा दुनिया में किसी नेवी के पास नहीं है। इसे दुनिया से भी दिखेंगे कि भारत में प्राचीन काल से ही किस तरह से जहाज बनते रहे हैं और हमारी समुद्री ताकत कितनी मजबूत थी। इस जहाज को उसी सदियों पुरानी तकनीक से तैयार किया गया है। नेवी में शामिल होने के बाद इसका दूसरा फेज शुरू होगा। यह जहाज महासागर की सैर पर निकलेगा। यह जहाज सदियों पुराने समुद्री व्यापार मार्ग के जरिए भारत से दूसरे देश की यात्रा तय करेगा। इस प्रोजेक्ट के लिए इंडियन नेवी, संस्कृति मंत्रालय और गोवा स्थित एक MSME हुंडी इनोवेशंस ने साथ मिलकर काम किया है। कारवार नेवल बेस में आज एक समारोह में केंद्रीय संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत इस जहाज का नाम सार्वजनिक करेंगे और इसे नेवी में शामिल करेंगे। ये जहाज 5वीं शताब्दी ईस्वी के समय के एक प्राचीन जहाज का पुनर्निर्माण है और इसकी प्रेरणा अजंता की गुफाओं की एक चित्रकला से ली गई है। जहाज की नींव 12 सितंबर 2023 को रखी गई थी। जहाज का निर्माण पारंपरिक तरीकों और प्राकृतिक सामग्री से केरल के कारीगरों ने किया है। इस टीम का नेतृत्व प्रसिद्ध जहाज निर्माता बाबू शंकर ने किया, जिन्होंने जहाज में हजारों जोड़ हाथ से सिले। पूरे प्रोजेक्ट की मॉनिटरिंग इंडियन नेवी ने की, जिसमें जहाज का डिजाइन, तकनीकी जांच और निर्माण शामिल है। इस प्रकार के जहाज का कोई पुराना डिजाइन या ढांचा नहीं बचा, इसलिए इसकी पूरी रूपरेखा अजंता चित्रों से तैयार करनी पड़ी। इंडियन नेवी के प्रवक्ता कैप्टन विवेक मधवाल ने कहा कि यह जहाज आज के आधुनिक जहाजों से बिल्कुल अलग है। इसमें चोकर पाल और लकड़ी की पतवारों है और इसे हाथ से चलने वाले चप्पुओं से नियंत्रित किया जाता है। नेवी ने इस जहाज के डिजाइन की जांच के लिए IIT मद्रास के समुद्र इंजीनियरिंग विभाग के मदद ली और खुद भी इसकी मजबूती का परीक्षण किया। नेवी में शामिल होने के बाद नेवी इस जहाज को पुराने समुद्री व्यापार मार्गों पर चलाएंगी। इसकी पहली समुद्री यात्रा गुजरात से ओमान के बीच की जाएगी, जिसकी तैयारी शुरू हो चुकी है। इंडियन नेवी को आज एक ऐसा जहाज मिलने जा रहा है जैसा दुनिया में किसी नेवी के पास नहीं है। इसे दुनिया से भी दिखेंगे कि भारत में प्राचीन काल से ही किस तरह से जहाज बनते रहे हैं और हमारी समुद्री ताकत कितनी मजबूत थी। इस जहाज को उसी सदियों पुरानी तकनीक से तैयार किया गया है। नेवी में शामिल होने के बाद इसका दूसरा फेज शुरू होगा। यह जहाज महासागर की सैर पर निकलेगा। यह जहाज
सदियों पुराने समुद्री व्यापार मार्ग के जरिए भारत से दूसरे देश की यात्रा तय करेगा। इस प्रोजेक्ट के लिए इंडियन नेवी, संस्कृति मंत्रालय और गोवा स्थित एक MSME हुंडी इनोवेशंस ने साथ मिलकर काम किया है। कारवार नेवल बेस में आज एक समारोह में केंद्रीय संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत इस जहाज का नाम सार्वजनिक करेंगे और इसे नेवी में शामिल करेंगे। ये जहाज 5वीं शताब्दी ईस्वी के समय के एक प्राचीन जहाज का पुनर्निर्माण है और इसकी प्रेरणा अजंता की गुफाओं की एक चित्रकला से ली गई है। जहाज की नींव 12 सितंबर 2023 को रखी गई थी। जहाज का निर्माण पारंपरिक तरीकों और प्राकृतिक सामग्री से केरल के कारीगरों ने किया है। इस टीम का नेतृत्व प्रसिद्ध जहाज निर्माता बाबू शंकर ने किया, जिन्होंने जहाज में हजारों जोड़ हाथ से सिले। पूरे प्रोजेक्ट की मॉनिटरिंग इंडियन नेवी ने की, जिसमें जहाज का डिजाइन, तकनीकी जांच और निर्माण शामिल है। इस प्रकार के जहाज का कोई पुराना डिजाइन या ढांचा नहीं बचा, इसलिए इसकी पूरी रूपरेखा अजंता चित्रों से तैयार करनी पड़ी। इंडियन नेवी के प्रवक्ता कैप्टन विवेक मधवाल ने कहा कि यह जहाज आज के आधुनिक जहाजों से बिल्कुल अलग है। इसमें चोकर पाल और लकड़ी की पतवारों है और इसे हाथ से चलने वाले चप्पुओं से नियंत्रित किया जाता है। नेवी ने इस जहाज के डिजाइन की जांच के लिए IIT मद्रास के समुद्र इंजीनियरिंग विभाग के मदद ली और खुद भी इसकी मजबूती का परीक्षण किया। नेवी में शामिल होने के बाद नेवी इस जहाज को पुराने समुद्री व्यापार मार्गों पर चलाएंगी। इसकी पहली समुद्री यात्रा गुजरात से ओमान के बीच की जाएंगी, जिसकी तैयारी शुरू हो चुकी है। अब बढ़ते अगली खबर की ओर। पाकिस्तान को 50% डिस्काउंट पर J-35A स्टील्थ लड़ाकू विमान देगा चीन। अगस्त में डिलीवरी, भारत को घबराने की जरूरत। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सिर्फ 90 मिनट में भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान के 12 से ज्यादा एयरबस तबाह कर दिए थे। पाकिस्तान भले ही जीत का ढिंढोरा पीट रहा हो, लेकिन हकीकत यह है कि पाकिस्तान इस छोटी लड़ाई में भारत के सामने टिक नहीं पाया। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान चीन को पता चल गया कि पाकिस्तान कितने पानी में है। लिहाजा अब चीन ने पाकिस्तान एयरफोर्स को मजबूत करने के लिए उसके बेड़े को J-35A स्टील्थ फाइटर से मजबूत करने का फैसला किया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक चीन इसी साल अगस्त महीने में पाकिस्तान को J-35A स्टील्थ फाइटर का पहला बेड़ा सौंप सकता है। जाहिर तौर पर भारत के लिए ये बड़ा खतरा होगा, क्योंकि भारत के पास अभी तक कोई स्टील्थ फाइटर जेट नहीं है। भारत के पास एडवांस फाइटर जेट में सिर्फ राफेल है, जिसकी संख्या भी सिर्फ 36 है। न्यूज की एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि चीन पाकिस्तान को 50% डिस्काउंट पर J-35A स्टील्थ फाइटर सौंप सकता है। लिहाजा इस सौदे से चीन के मकसद के बारे में पता चलता है। इसके अलावा इस संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता है, यानी आने वाले वक्त में पाकिस्तान एक बार फिर से चीन के इशारे पर भारत के साथ युद्ध के हालात बना सकता है, जिसमें वे J-35A स्टील्थ फाइटर का असली युद्ध के वातावरण में टेस्ट कर सकता है। पाकिस्तान ने चीन से 40 J-35 स्टील्थ खरीदने के लिए सौदा किया था। हालांकि पाकिस्तान कितने रुपए में इन फाइटर जेट्स को खरीदने वाला है, इसकी पुख्ता जानकारी नहीं है। चीन अगर अगस्त महीने में J-35A स्टील्थ फाइटर का पहला बेड़ा पाकिस्तान को सौंपता है, तो इसका मतलब इंडो पैसिफिक में शक्ति के संतुलन को बदलने की कोशिश होगी और भारत पर जल्द से जल्द 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान को खरीदने का प्रेशर काफी ज्यादा बढ़ जाएगा। लिहाजा सवाल उठना स्वाभाविक है कि क्या यह डील चीन पाकिस्तान गठजोड़ का एक और मोड़ है, जो भारत को सामरिक रूप से घेरने की कोशिश कर रहा है। J-35 लड़ाकू विमान को चीन में FC-31 या सेनफैम भी कहा जाता है। ये चीन का नेक्स्ट जनरेशन लड़ाकू विमान है, जिसे उसने अमेरिकी स्टील्थ फाइटर जेट F-35 को टक्कर देने के मकसद से विकसित किया। J-35A स्टील्थ फाइटर में रडार को चकमा देने की क्षमता, बिना आफ्टर बर्नर से सुपरसोनिक स्पीड, एडवांस सेंसर, J-20 की तरह की लंबी रेंज और हाई पेलोड, ऑगमेंटेड रियलिटी आधारित फ्यूजन डिस्प्ले जैसी क्षमताएं हैं। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। गोल्डन डोम डिफेंस सिस्टम, अमेरिका की 175 अरब डॉलर की मिसाइल शील्ड क्या है, अंतरिक्ष से भी हमला होगा नाकाम। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मंगलवार को देश की महत्वाकांक्षी गोल्डन डोम मिसाइल रक्षा प्रणाली के बारे में बड़ी योजना की घोषणा की है।
175 अरब डॉलर की अनुमानित लागत वाले इस मिसाइल डिफेंस सिस्टम का उद्देश्य चीन और रूस जैसी शक्तियों के पैदा होने वाले खतरों से अमेरिका की रक्षा करना है। ट्रम्प ने कहा कि गोल्डन डोम अमेरिका द्वारा अंतरिक्ष में भेजा जाने वाला पहला हथियार होगा। ट्रम्प ने ओवल ऑफिस में इसकी जानकारी देते हुए कहा, गोल्डन डोम हमारी मातृभूमि की रक्षा करेगा। अमेरिकी राष्ट्रपति ने बताया कि सिस्टम के डिजाइन को अंतिम रूप दे दिया गया है, जिसका नेतृत्व अमेरिकी स्पेस फोर्स के वाइस चीफ जनरल माइकल गुएटिन करेंगे। ट्रम्प ने दावा किया है कि लगभग 3 वर्षों में उनके कार्यालय के अंत तक ये चालू हो जाएगा। ट्रम्प ने जनवरी में व्हाइट हाउस में लौटने के कुछ ही दिनों बाद उसकी घोषणा की थी। उस समय उन्होंने बताया था कि इस प्रणाली का उद्देश्य बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइलों समेत अमेरिका के लिए अगली पीढ़ी के हवाई खतरों का मुकाबला करना होगा। अमेरिका का गोल्डन डोम एक जमीनी और अंतरिक्ष आधारित मिसाइल शील्ड सिस्टम होगा, जो उड़ान कई चरणों में मिसाइलों का पता लगाएगा, उन्हें ट्रैक करेगा और उन्हें नष्ट कर देगा। डोनाल्ड ट्रम्प ने नई प्रणाली की सफलता अमेरिका के लिए बहुत महत्वपूर्ण बताई। उन्होंने कहा, एक बार पूरी तरह से निर्मित होने के बाद ये मिसाइलों को रोकने में सक्षम होगा, भले ही वे दुनिया के किसी भी हिस्से से लॉन्च की गई हो या फिर वे अंतरिक्ष से लॉन्च की गई हो। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने कहा है कि इस सिस्टम की कुल लागत लगभग 175 अरब डॉलर हो सकती है। ट्रम्प ने इस योजना के लिए अब तक 25 अरब डॉलर की शुरुआती निधि की घोषणा की है। हालांकि अमेरिका कांग्रेस के बजट कार्यालय ने जो अनुमान लगाया है, उसके अनुसार रक्षा प्रणाली की लागत 500 अरब डॉलर से ज्यादा होगी। ट्रम्प ने लगभग 3 वर्षों में प्रणाली के चालू होने का दावा किया है, जो उनके कार्यालय का आखिर होगा। हालांकि फोर्ब्स ने परियोजनाओं की लागत का वहन 20 वर्षों में होना बताया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने मंगलवार को देश की महत्वाकांक्षी गोल्डन डोम मिसाइल रक्षा प्रणाली के बारे में बड़ी योजना की घोषणा की है। 175 अरब डॉलर की अनुमानित लागत वाले इस मिसाइल डिफेंस सिस्टम का उद्देश्य चीन और रूस जैसी शक्तियों के पैदा होने वाले खतरों से अमेरिका की रक्षा करना है। ट्रम्प ने कहा कि गोल्डन डोम अमेरिका द्वारा अंतरिक्ष में भेजा जाने वाला पहला हथियार होगा। ट्रम्प ने ओवल ऑफिस में इसकी जानकारी देते हुए कहा, गोल्डन डोम हमारी मातृभूमि की रक्षा करेगा। अमेरिकी राष्ट्रपति ने बताया कि सिस्टम के डिजाइन को अंतिम रूप दे दिया गया है, जिसका नेतृत्व अमेरिकी स्पेस फोर्स के वाइस चीफ जनरल माइकल गुएटिन करेंगे। ट्रम्प ने दावा किया है कि लगभग 3 वर्षों में उनके कार्यालय के अंत तक ये चालू हो जाएगा। ट्रम्प ने जनवरी में व्हाइट हाउस में लौटने के कुछ ही दिनों बाद उसकी घोषणा की थी। उस समय उन्होंने बताया था कि इस प्रणाली का उद्देश्य बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइलों समेत अमेरिका के लिए अगली पीढ़ी के हवाई खतरों का मुकाबला करना होगा। अमेरिका का गोल्डन डोम एक जमीनी और अंतरिक्ष आधारित मिसाइल शील्ड सिस्टम होगा, जो उड़ान कई चरणों में मिसाइलों का पता लगाएगा, उन्हें ट्रैक करेगा और उन्हें नष्ट कर देगा। डोनाल्ड ट्रम्प ने नई प्रणाली की सफलता अमेरिका के लिए बहुत महत्वपूर्ण बताई। उन्होंने कहा, एक बार पूरी तरह से निर्मित होने के बाद ये मिसाइलों को रोकने में सक्षम होगा, भले ही वे दुनिया के किसी भी हिस्से से लॉन्च की गई हो या फिर वे अंतरिक्ष से लॉन्च की गई हो। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने कहा है कि इस सिस्टम की कुल लागत लगभग 175 अरब डॉलर हो सकती है। ट्रम्प ने इस योजना के लिए अब तक 25 अरब डॉलर की शुरुआती निधि की घोषणा की है। हालांकि अमेरिका कांग्रेस के बजट कार्यालय ने जो अनुमान लगाया है, उसके अनुसार रक्षा प्रणाली की लागत 500 अरब डॉलर से ज्यादा होगी। ट्रम्प ने लगभग 3 वर्षों में प्रणाली के चालू होने का दावा किया है, जो उनके कार्यालय का आखिर होगा। हालांकि फोर्ब्स ने परियोजनाओं की लागत का वहन 20 वर्षों में होना बताया है। अब बढ़ते अगली खबर की ओर। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर पाकिस्तान आर्मी चीफ को फील्ड मार्शल बनाए जाने का उड़ रहा है मजाक। पहली बार किसी जनरल को हार का इनाम। पाकिस्तान सेना प्रमुख जनरल आसिफ मुनीर को फील्ड मार्शल के पद पर पदोन्नत किया गया है। आसिम मुनीर की पदोन्नति ऐसे समय में हुई है जब इसी महीने की शुरुआत में भारत के हाथों पाकिस्तानी सेना को सदी की सबसे बड़ी शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा है। वे पाकिस्तान के इतिहास में दूसरे फील्ड मार्शल बने हैं। इससे पहले अयूब खान 1959-1967 तक इस पद पर थे। दिलचस्प बात यह है कि फील्ड मार्शल बन चुके आसिम मुनीर के बारे में भारतीय हमलों के दौरान बंकर में छिपने की रिपोर्ट सामने आई थी। जनरल मुनीर को फील्ड मार्शल के पद पर पदोन्नत किए जाने के बाद सोशल मीडिया पर उनका मजाक उड़ने लगा है।
अब लोग आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल बनाए जाने की शाहबाज सरकार के फैसले की धज्जियां उड़ा रहे हैं। लोग सवाल उठा रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत के हमलों में पाकिस्तानी सेना को महत्वपूर्ण झटके लगे, जबकि उसके आर्मी चीफ को अब देश के सर्वोच्च मिलिट्री अवार्ड से सम्मानित किया जा रहा है। ये हार का इनाम देने की तरह है। पाकिस्तानी नागरिकता छोड़कर भारतीय नागरिक बन चुके गायक और संगीतकार अंदनान स्वामी ने मुनीर के प्रमोशन का मजाक उड़ाते हुए एक पुरानी फिल्म की क्लिपिंग साझा की। उन्होंने लिखा, जनरल आसिम मुनीर का फील्ड मार्शल बनाए जाने के बाद पाकिस्तान सरकार को संबोधित स्वीकृति भाषण सोशल मीडिया यूजर एथिस कृष्णा ने बोराट फिल्म की क्लिपिंग साझा की है, जिससे साचा बैरन कोहने का लीड किरदार रेस में दूसरे रनर पर गोली चलाता दिख रहा है। इस पर कैप्शन दिया गया है कि जनरल मुनीर ने किस तरह फील्ड मार्शल की रेस जीती है। राजनीतिक विश्लेषक तहसील पूनावाला ने कहा, भारतीय और पाकिस्तानी एक नहीं है। किसी भी सभ्य राष्ट्र में सेना प्रमुख आसिम मुनीर को उनकी नाकामी के लिए बर्खास्त कर दिया जाता। इसके बजाय पाकिस्तान में वह बेशर्मी से खुद फील्ड मार्शल के पद पर प्रमोट कर रहे हैं। नेतृत्व के लिए अपमान है। एक अन्य यूजर ने आसिम मुनीर फील्ड मार्शल नहीं, फील्ड मार्शल कहकर संबोधित किया। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कार्यालय ने मंगलवार को एक बयान में घोषणा की कि सेना प्रमुख जनरल आसिम मुनीर फील्ड मार्शल के पद पर पदोन्नत किया जाएगा। लगभग 60 वर्षों में यह पहली बार है कि किसी जनरल को इस पद पर पदोन्नत किया गया है। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की अध्यक्षता वाली कैबिनेट ने उनकी पदोन्नति को मंजूरी दे दी है। अब बढ़ते अगली खबर की ओर। बांग्लादेश में होगा तख्ता पलट। बांग्लादेश आर्मी चीफ ने उठाया बड़ा कदम। मोहम्मद यूनिस के खिलाफ फैसला ले सकते हैं जनरल जमान। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस और देश के सेना प्रमुख जनरल वकार उज-जमान के बीच दरार बढ़ती जा रही है। इस बीच सेना प्रमुख जनरल जमान ने तत्काल कमांडरों की एक अहम बैठक बुलाई है। बांग्लादेश आर्मी चीफ अब चुनाव को लेकर मोहम्मद यूनुस को समय देने को तैयार नहीं है और चाहते हैं कि जल्द से जल्द चुनाव की घोषणा हो। उनकी सबसे बड़ी चिंता विदेशी हस्तक्षेप से कारण अस्थिरता है। एजेंसी के सूत्रों के अनुसार हवाले से ये जानकारी दी है कि जनरल जमान की योजना देश की दो प्रमुख राजनीतिक पार्टियों शेख हसीना की अवामी लीग और खालिदा जिया की बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी को साथ लाना और देश के लिए चुनाव में हिस्सा लेने के लिए तैयार करना है। सेना की सबसे बड़ी चिंता यूनिस सरकार के कार्यकारी आदेशों के जरिए कैदियों को रिहाई है। सूत्रों का कहना है कि बांग्लादेश की सेना का बड़ा हिस्सा जनरल जमान के पूरी तरह साथ है। जनरल जमान की दूसरी बड़ी चिंता मोहम्मद यूनुस को लेकर है, जो सेना में विभाजन का प्रयास कर रहे हैं। हाल ही में उन्होंने सेना प्रमुख की अनुपस्थिति में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार की नियुक्ति की थी, जिससे यह प्रयासों को बल मिला है। मोहम्मद यूनुस ने अपने विश्वास पात्र खलीलुर रहमान को NSA बनाया है। खलीलुर रहमान अमेरिकी नागरिक है और म्यांमार में सैन्य अभियान को लेकर अमेरिकी प्लान में शामिल होने के लिए वो लेकर बांग्लादेश की सेना पर दबाव बना रहे हैं। हाल ही में क्वार्टर मास्टर जनरल लेफ्टिनेंट जनरल फैजुर रहमान ने खलीलुर रहमान के साथ बंद कमरे में बैठक की थी। रहमान को जनरल जमान की विरोधी खेमे का माना जाता है। सूत्रों का कहना है कि नए NSA और यूनुस की कोशिश सेना प्रमुख को हटानी होगी, लेकिन ज्यादातर कमांडर जनरल जमान के साथ है। इस बीच सेना प्रमुख ने साफ कर दिया है कि वह किसी दबाव में नहीं आएंगे। उन्होंने अपने कार्यालय या घर की ओर किसी भी विरोध प्रदर्शन को रोक दिया है। टकराव की खबरों के बीच कुछ समय पहले सेना प्रमुख जमान ने तख्ता पलट का भी संकेत दिया था। उन्होंने कहा था कि मैं देश की स्वतंत्रता और संप्रभुता के लिए खतरा देख सकता हूँ। मेरी कोई अन्य आकांक्षा नहीं है, लेकिन मैं देश को सुरक्षित हाथों में देखना चाहता हूँ। जमान ने कहा था कि मैं आपको पहले ही चेतावनी दे रहा हूँ ताकि आप कल यह नहीं कहें कि मैंने आपको नहीं बताया। अब बढ़ते अगली खबर की ओर। पाकिस्तान का सच बताने आज UAE जाएगा पहला ऑल पार्टी डेलीगेशन। खुलेंगी पाक के झूठ की पोल। पहलगाम आतंकी हमले में पाकिस्तानी साजिश और उसके बाद हुए ऑपरेशन सिंदूर पर दुनिया को भारत का रुख बताने के लिए सरकार का पहला सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल आज खाड़ी के देश UAE के लिए निकलेगा।
सरकार ने 7 सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल बनाए हैं। इनमें से 3 प्रतिनिधि मंडलों में शामिल सांसदों और नेताओं को विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री ने पाकिस्तान से प्रायोजित आतंकवाद और भारत से उसे खड़े जवाब की जानकारी दी। उन्हें बताया गया कि किस देशों में क्या मुद्दे उठाने हैं और कैसे भारत की बात रखनी है। प्रतिनिधि मंडल में शामिल सभी सदस्यों ने एक सुर में कहा कि यह किसी पार्टी की नहीं, पूरे देश की बात है। ऐसे में राजनीति पीछे छोड़ देनी चाहिए। बीजेपी के सीनियर नेता SS अहलुवालिया ने कहा कि पाकिस्तान झूठा प्रचार कर रहा है और हमें दुनिया को सच बताना होगा कि भारत की लड़ाई पाकिस्तान के आम लोगों से नहीं, आतंकवाद से है। सांसद राजीव राय ने कहा कि विदेश सचिव ने पहलगाम हमले से लेकर सैन्य संघर्ष रुकने तक की घटनाओं और पाकिस्तान की भूमिका पर विस्तार से चर्चा की। सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल ने तृणमूल कांग्रेस से अभिषेक बैनर्जी शामिल होंगे। पहले सरकार ने तृणमूल सांसद यूसुफ पठान का नाम रखा था, लेकिन उन्होंने नाम वापस ले लिया था। बता दें कि कांग्रेस की तरफ से जिन 4 नेताओं का नाम दिया गया था, उनमें से एक ही नेता को सरकार ने समिति में लिया है। वहीं सरकार ने शशि थरूर को पैनल में शामिल किया है, जबकि कांग्रेस की तरफ से उनका नाम नहीं बढ़ाया गया था। पहलगाम आतंकी हमले के जवाब में शुरू हुए ऑपरेशन सिंदूर की सबसे बड़ी ताकत ये रही है कि इसको लेकर पूरा भारत राजनीतिक तौर पर भी एकजुट नजर आया। भारतीय सशस्त्र सेना ने इस ऑपरेशन में अपना लक्ष्य बहुत ही सटीकता से हासिल किया है और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में आतंकवादियों के 9 बड़े ठिकानों को पूरी तरह से मिट्टी में मिलाने में सफलता भी हासिल की। आतंकवाद और पाकिस्तान के संबंधों के इस कनेक्शन की पोल दुनिया के सामने खोलने के लिए ऑल पार्टी डेलीगेशन दुनिया भर के दौरे पर जाने वाला है। अब वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। देखते रहिए MNS न्यूज टीवी। नमस्कार। हाय हेलो नमस्कार, मैं हूं पंकज विष्णु और आप देख रहे हैं MNS न्यूज। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच